बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहा करता था। उसका नाम सिनू था। वह बहुत बुजुर्ग हो चुका था, इसलिए उसका शरीर अभी पहले जैसा नहीं रहा था। उसका एक बेटा था जिसका नाम राजेश था। वो कोई काम नहीं करता था, बस सारा दिन इधर उधर घूमता रहता था। बुजुर्ग होने की वजह से किसान को चिंता होने लगी। किसान सोचता था कि ये मेरा बेटा भविष्य में क्या करेगा। उसका बेटा बहुत आलसी था और गलत तरीकों से पैसा कमाने का सपना देखता रहता था। एक दिन उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, देखो बेटा, मेहनत से कमाया गया धन ही असली सुख देता है। ठगी और बेईमानी से कमाया पैसा नहीं टिकता है। और बेटा, वह तुम्हारी शांति छीन लेगा और ठगी चोरी से कमाया पैसा तुम्हारे पास ज्यादा समय टिकेगा भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि मेरे जीते जी तुम सही रास्ते पर आ जाओ और कोई काम धंधा शुरू करो जिसके साथ बाद मैं सुकून से मर सकूं। मुझे उतना डर अपनी मौत से नहीं लगता जितना कि ये सोचकर लगता है कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा। किसान के आंखों में आंसू आ गया। पिताजी, आप तो ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, मैं कोई ना कोई काम जरूर कर लूँगा। फिर किसान ने कहा, अपनी सारी जमीन तो कर्ज में डूब गई है बेटा। तुम ऐसा करो कि हमारे शहर में जो व्यापारी सेठ मोहनलाल रहते हैं उनके पास जाओ और उनसे कुछ रुपए उधार ले लो और उन पैसों से कोई काम धंधा शुरू करो बेटा। बेटे ने कहा, ठीक है पिताजी, जैसा आप कहीं मैं वैसा ही करता हूँ। इतना बोलकर वो सेठ के पास जाता है और सेठ से कहता है, सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। मैं अपना काम शुरू करना चाहता हूँ और वादा करता हूँ कि जल्द ही पैसे लौटा दूंगा। सेठ मोहनलाल मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, अरे वाह, आज तो कोई चमत्कार हो गया। तुम जैसे आलसी लड़के ने काम करने की बात कैसे कर दी? ये तो वैसा ही है जैसे ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। राजेश ने कहा, सेठ जी, मुझे बस एक मौका चाहिए। मैं मेहनत से काम करूंगा और आपको आपके पैसे लौटाऊंगा। सेठ ने कहा, मजाक मत करो लड़के, तुम्हारी शक्ल में मेहनत तो दूर दूर तक नजर नहीं आती। तुमसे काम करवाना वैसा ही है जैसे रेत से तेल निकालना। राजेश ने कहा, सेठ जी, मेरी हालत पर रहम कीजिए, मुझे एक बार मदद कर दीजिए। सेठ ने गंभीर होकर कहा, तुम्हें रहम चाहिए? बेटा, इस दुनिया में मेहनत से बड़ा कोई रहम नहीं है। जो अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं कर सकता, उस पर पैसा लगाना मूर्खता है। और सुनो, तुम्हारे जैसे लड़के पर तो मैं अपना एक एक तिनका भी दाव पर नहीं लगाऊंगा। राजेश निराश होकर वहाँ से आ जाता है। वह अपने आप को बहुत अपमानित महसूस करता है। वह सोचता है कि मैं सेठ को सबक जरूर सिखाऊंगा। दूसरे दिन वह काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर जाने लगता है, पर उसे कोई भी काम नहीं मिलता। वह निराश होकर एक नदी के किनारे जाकर बैठता है कि तभी उसकी नजर एक बहुत खूबसूरत घोड़े पर पड़ती है जो नदी के पास घास चर रहा था। घोड़ा बेहद शानदार और चमकदार काले रंग का था। राजेश उसे देखकर चौंक गया। उसने आसपास देखा तो उसे वहाँ कोई नजर नहीं आया। राजेश उस घोड़े को पकड़कर अपने साथ ले आया। उसने उसे घर ले जाकर अच्छी तरह से नहलाया और घोड़ा और भी शानदार दिखने लगा। उसे देखकर राजेश के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने मन ही मन में तय कर लिया कि यह उस व्यापारी को बेच देगा। राजेश उसी व्यापारी के पास चला गया जिसने उसको पैसे देने से मना किया था। सेठ मोहनलाल के पास बहुत सारे जानवर थे। वह एक बहुत बड़ा पशु व्यापारी था। उसे जानवरों की अच्छी समझ थी। दूर दूर से उसके पास ग्राहक आते थे। राजा रानियां सब उसी की दुकान पर आते थे। उसके इलाके में उसकी पूरी पहचान थी और वह जानवरों को देखकर उनकी नस्ल बता देता था। उसकी सारी जिंदगी इसी काम में गुजारी थी और लोग कहते थे कि अगर कोई परखी हो तो उसके जैसा कोई और नहीं है। राजेश उस घोड़े को लेकर उसकी दुकान पर पहुंचा और बोला,
सेठ जी जरा इसको देखना, ये एक अरबी घोड़ा है। ये घोड़ा बहुत शानदार है, मुझे तो ये बहुत कीमती लगता है। ऐसा घोड़ा आपने कभी देखा ही नहीं होगा। मेरे पिताजी ने इसे खास तौर पर पाल पोष कर बड़ा किया है, लेकिन अब दिन ऐसे आ गए हैं कि हम तो रोटी भी ठीक से नहीं खा पाते। अभी मेरे ऊपर बहुत बुरा समय चल रहा है, इसलिए मैं इसको बेचने के लिए मजबूर हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इसके थोड़े बहुत पैसे दे दे, ताकि मैं इसे बेचकर अपना घर चला सकूं। मैं आपसे मदद के लिए पैसे लेने आया था, पर आपने भी पैसे देने से मना कर दिया। अब मेरे पास इसको बेचने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब सेठ ने सारी बातें सुनी तो वह भी सोचे लगा, इसको अरबी घोड़ा बोल रहा है। उसके मन में बेचैनी होने लगी कि घोड़े को जल्दी से देख लूं। लेकिन जब उसने वो घोड़ा ध्यान से देखा तो वो हंसने लगा और कहने लगा, तुम इसे अरबी घोड़ा कहते हो। सेठ ने घोड़े को देखते ही पहचान लिया, ये तो एक साधारण घोड़ा है। ये तो बेवकूफ है जो उस घोड़े को लेकर घूम रहा है। राजेश का झूठ सुनकर वो उसे घूरने लगा और बोला, तेरा दिमाग तो ठीक है, अगर तुमने ठगी करनी है तो किसी और से कर लेते, मेरे पास क्यों आए? तुम्हें पता नहीं पूरे इलाके में मेरा नाम चलता है। पूरे इलाके में मुझसे ज्यादा परख करने वाला आदमी कोई नहीं है। ये सुनकर राजेश घबरा गया और सोचने लगा, अगर सेठ ये कहता है कि ये अरबी घोड़ा नहीं है तो यकीन साधारण घोड़ा ही होगा, क्योंकि हमारे आसपास में इससे बड़ा कोई परखी आदमी नहीं है। फिर राजेश ऐसा बर्ताव करने लगा जैसे उस पर कोई झूठा जाम लगा हो। वह कहता है, नहीं नहीं सेठ जी, मैं कसम खाकर कह रहा हूँ, मुझे तो मेरे पिता से ये घोड़ा मिला है। ये तो बेशकीमती अरबी घोड़ा है, मैंने तो इसे बहुत समय से संभल के रखा है। ये मेरे पिताजी को मिला था, लेकिन अब मेरी हालत थोड़ी खराब है, इसलिए आपके पास आ गया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इसको खरीद ले। आपके पास तो इतने ग्राहक आते हैं, क्या पता किसी को पसंद आ जाए। आप इसे यहीं रख ले, जब बिक जाए तब मुझे पैसे दे देना। कोई समय की पाबंदी नहीं है, जब भी कोई ग्राहक आए आप इसे बेच देना। राजेश ने फिर मिन्नतें करने शुरू कर दी। कहने लगा, सेठ जी, मेरे जैसे गरीब आदमी के लिए आप इतना भी नहीं कर सकते। राजेश ने दुखी स्वर में कहा। सेठ सोच में पड़ गया और फिर बोला, चलो कोई बात नहीं, तुम इतना बोल रहे हो तो रख लेता हूँ। फिर से सेठ ने राजेश से पूछा, ये तो बताओ, अगर कोई ग्राहक आया तो इसके पैसे कितने लेने हैं? राजेश ने कहा, सेठ जी, कम से कम 10,000 का बेच देना। ये सुनकर सेठ फिर हंसने लगा और कहता है, 10,000 का तो ये कभी नहीं बिकने वाला। कोई बेवकूफी होगा जो उसे 10,000 में खरीदेगी, लेकिन फिर भी इसे रख लेता हूँ, देखते हैं क्या बनता है। राजेश सेठ को घोड़ा देकर अपने घर वापस चला जाता है। उस घोड़े को सेठ के पास रखे रखे 3 महीने निकल गए, लेकिन वो घोड़ा वही दुकान पर पड़ा रहा। एक दिन वहाँ पर एक राजा का सेवक आया। उसने व्यापारी सेठ से कहा, सेठ जी, मुझे राजा ने भेजा है और मुझे बहुत ही शानदार घोड़ा खरीदना है। राजकुमारी की शादी है और राजा अपनी बेटी को घोड़ा उपहार में देना चाहते हैं, और मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। सभी आपको बहुत समझदार और परखने वाला मानते हैं। इतनी तारीफ सुनकर वो सेठ बहुत खुश हुआ, और जो सेवक आया था, सेठ ने उसकी पूरी सेवा की। फिर उसके बाद उसे एक से एक खूबसूरत घोड़े दिखाए। वो सेवक बस वाह वाह करता रहा, लेकिन उसे अपने मतलब का कोई भी घोड़ा उन घोड़े में से नहीं मिला। कुछ घोड़े उसे महंगे लगे और कुछ में उसे छोटे बड़े का फर्क लगा। उनमें से उसे कोई भी घोड़ा पसंद नहीं आ रहा था, और करते करते जितने घोड़े सेठ के पास पड़े थे उसने सब दिखा दिए, पर उसे सेवक कोई ना कोई कमी निकलता रहता था, और निकलते निकलते सारे घोड़े खत्म हो गए। फिर दुकानदार भी थक गया, लेकिन जो सेवक था वो अभी भी बस यही कह रहा था, भाई कोई और घोड़ा दिखाओ जो अभी तक किसी के पास ना गया हो।
राजा ने कहा है कि जो घोड़े पहले ज्यादा बिक चुके हो वो नहीं खरीदना है, कोई नया और खास घोड़ा ही चाहिए। और जब ये बात सेठ ने सुनी तो सेठ ने सोचा, जो मेरी दुकान पर घोड़े थे वो तो सब दिखा दिए, पर मैं इस सेवक को खाली हाथ भी नहीं भेज सकता। अगर मैं इसे खाली हाथ भेजूंगा तो कल लोगों के पास ये बात जाएगी कि राजा ने सेवक को भेजा था और वहाँ से घोड़ा नहीं मिला। ये तो मेरे लिए बहुत शर्म की बात होगी। राजेश ने जो वो घोड़ा की छोड़ देकर गया था वो भी दिखा ही देता हूँ। नई से नई चीज तो वही है, किसी के पास होगी भी नहीं। सेठ ने वो घोड़ा निकाल लिया जो राजेश देकर गया था, और साथ में उसके मन में ये बात की शर्मिंदगी भी आ रही थी। इस इलाके का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ मैं, और अरबी घोड़ा बोलकर साधारण सा घोड़ा बेच रहा हूँ, पर इसके बिना कोई चारा भी तो नहीं है मेरे पास। सेठ ये बात समझ चुका था कि सेवक को घोड़े की ज्यादा फर्क नहीं है, नहीं तो एक से एक अच्छी नस्ल के घोड़े दिखा चुका हूँ। इसको अच्छे से अच्छे घोड़े देखकर भी मान नहीं रहा। इसको घोड़े के बारे में ज्यादा पता नहीं है, इसलिए सेठ ने राजेश वाला घोड़ा उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया और कहने लगा, मेरी दुकान पर जितने घोड़े थे वह मैंने आपको सब दिखा दिए, और ये जो घोड़ा है ये किसी दोस्त ने मुझे दिया था और वह बेचने के लिए कह रहा था। ये बहुत पुराना घोड़ा है, ये एक अरबी घोड़ा है, देखिए अगर आपको पसंद आता है तो। जब सेवक ने वो घोड़ा देखा तो वो खुश होकर बोला, वाह क्या शानदार चीज है। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने कहा, मैं ऐसी ही चीज की तलाश कर रहा था, और ये देखकर राजकुमारी भी बहुत खुश होगी। बताओ इसकी कीमत क्या है? चलो सौदा पक्का करते हैं। सेठ मन ही मन उसे बेवकूफी पर हंस रहा था। उसने सोचा, ये तो दिमाग से पागल है, इतनी अच्छी नस्ल के घोड़े छोड़कर साधारण घोड़े को पसंद किया। सेठ ने सोचा, अगर इसे सस्ता कह दिया तो इसको भी ये सस्ता मानकर छोड़ देगा। राज दरबार से आया है और इससे छोटी मोटी कीमत मांगी तो ये इसे लेकर नहीं जाएगा। सेठ ने सोचा कि मैं 20,000 मोहरों का बोल देता हूँ, 10,000 राजेश को दे दूंगा और 10,000 खुद में रख लूंगा। हमारे तो भाग्य ही खुल जाएंगे, एक तीर से 2 निशाने लग जाएंगे। और सोचकर सेठ बोला, ये 20,000 मोहरों का है, कोई बात नहीं, मुझे ये घोड़ा बहुत पसंद है, मैं इसको खरीदने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आज मैं सारी रकम लेकर नहीं आ सका, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि किस चीज की इतनी कीमत होगी। फिर भी साइन के तौर पर की 2,500 रुपए मैं आपको दे देता हूँ, आप इसे रख ले, और जो बची हुई रकम है वह मैं 1 हफ्ते में ला कर दूंगा। साथ ही में घोड़ा भी ले जाऊंगा और बाकी के पैसे भी दे दूंगा। सेठ ने कहा, मुझे कोई एतराज नहीं है, जैसा आप चाहे। सेवक ने कहा, सौदा तो पक्का हो गया है, लेकिन एक बात मैं आपको और कहता हूँ, अगर मैं 1 हफ्ते में बची हुई रकम लेकर नहीं आया तो वो 2,500 रुपए आपके हो जाएंगे, और अगर ये घोड़ा अपने किसी और को बेच दिया फिर मुझे 2,500 मोहरे लौटाने होंगे, और साथ ही दुगना जुर्माना भी देना पड़ेगा, क्योंकि जो घोड़ा है राजा के पास जाना है और मैं किसी उलझन में नहीं पड़ना चाहता। अगर कल कोई बात हुई तो मुझे सजा भी मिल सकती है। मैं कोई कच्चा काम करके नहीं जाना चाहता, इसीलिए मैंने ये शर्त रखी है, और हम दोनों के लिए यही ठीक रहेगा। सेठ ने पूरी बात सुनकर कहा, मुझे शर्त मंजूर है। वो सेवक पैसे देकर चला गया, और जो सेठ था उसके मन में लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि वो खुद को बड़ा खिलाड़ी समझ रहा था। आज तो मजा आ गया, सौदे तो मैं पहले भी करता था, पर मैं सिर्फ अच्छी नस्ल के घोड़े ही बेचता था। आज तो साधारण घोड़े में से ही मुनाफा हो गया। दूसरे दिन राजेश उधर से गुजर रहा था और सेठ को दुकान पर बैठा देखकर सेठ के पास चला गया और सेठ से कहता है, सेठ जी, जो मैं घोड़ा देकर गया था आपके पास, आज 2 महीने हो गए, वो बेच दिया क्या आपने? अगर बेच दिया तो उसके पैसे आप मुझे दे दो,
अगर नहीं बिका है तो मुझे आप उस घोड़े को वापस कर दीजिए। मैंने सुना है कि राजा का कोई सेवक घोड़े की तलाश में घूम रहा है, फिर मैं वो घोड़ा उसे दिखा दूंगा। क्या पता उसे मेरा घोड़ा पसंद आ जाए और मेरी किस्मत खुल जाए। ये सुनकर तो सेठ पर बिजली ही गिर गई और वो सोचने लगा, अगर इसे मैं बताता हूँ कि जो तुम्हारा घोड़ा था वो राजा के सेवक को बेच दिया है, तो फिर कहीं इसको पता न चल जाए कि वो घोड़ा मैं 20,000 मोहरों में बेचा है, फिर तो सारे रकम ही इसे देनी पड़ेगी। फिर अपना तो कोई फायदा नहीं हुआ ठगी करने का। अगर इसको पैसे ना दूं तो क्या पता ये शहर में मिली बदनामी कर दे। इतने सालों में जो इज्जत कमाई है वह भी मिट्टी में मिल जाएगी और ग्राहक आना भी बंद हो जाएंगे। अगर घोड़ा राजेश को वापस करता हूँ तो फिर पंगा ये है कि जो शर्त लेकर गया है उसके अनुसार उससे ज्यादा पैसे जुर्माने के तौर पर भी देने पड़ेंगे। बेशक इससे अच्छा तो ये है कि कोई तरकीब लगाऊं। और सेठ ने कुछ सोचा और कहा, देखो राजेश, तुम्हारे घोड़े की परख में मुझे कोई कमी रह गई। जो तुम्हारा घोड़ा है वो अरबी घोड़ा ही है, ना कि कोई साधारण घोड़ा है। उसकी कीमत 10,000 रुपए मैं तुम्हें अभी देता हूँ। ये सुनकर राजेश बहुत खुश हो गया और वही कूदने लगा। सेठ ने कहा, देखो अभी सोच लो 10,000 का बेचना है या नहीं। कल को ये मत कहना कि सेठ ने मुझे लूट लिया। राजेश ने कहा, 10,000 ही दे दो, मेरे लिए यही बहुत है। सेठ ने फिर उसे 10,000 पकड़ा दिए और राजेश वहाँ से चला गया। फिर सेठ ने भी सुकून की सांस ली। अब बस मुनाफा ही मुनाफा है और वो साथ में मन में खुश हो रहा था। उसे खुद पर और अपने काम पर गर्व महसूस हो रहा था। मेरे जितना समझदार और चालाक कोई नहीं है इस दुनिया में। दुकान पर बैठकर सेठ बस यही देख रहा था कि राजा का सेवक कब आएगा और बाकी बची हुई रकम देकर घोड़ा ले जाएगा। और धीरे धीरे जो 7 दिनों की मोहलत थी वह भी खत्म हो चुकी थी। वह सेवक का इंतजार कर रहा था। वो सेवक वापस नहीं आया। भले ही इसके पास 2,500 रुपए थे जो सेवक ने दिए थे, लेकिन साधारण घोड़े के बदले उसने राजेश को भी 10,000 रुपए दे दिए थे और अब वह दुखी था। उसे 7,300 का घाट पड़ गया था। कई महीनों तक वह इसी उम्मीद में रहा कि सेवक आएगा, लेकिन जब सेवक नहीं आया और वह राजेश भी उसे फिर कभी नहीं मिला, तो उसने मन में सोचा कि न्यायाधीश को शिकायत कर देता हूँ। पर फिर वो सोचने लगा कि इसके साथ तो सारे बाजार में मेरी बदनामी हो जाएगी। मैं तो साधारण घोड़ा खरीदकर उसे बेचना चाहता था, वरना लोग कहेंगे कितने बड़े परखी की आदमी को एक लड़के ने मूर्ख बना दिया। मेरी सारी इज्जत और शोहरत मिट्टी में मिल जाएगी। और मन को समझाकर कई महीने तक बाज की तरह नजर रखता रहा। अगर कोई राजा का सिपाही वहाँ गुजरता तो फिर उसे उम्मीद हो जाती कि शायद कहीं वह उस घोड़े के बाकी पैसे दे देगा। पर कोई नहीं आया। आता सब राजेश की चाल थी। उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर और राजा का सेवक बनाकर उस सेठ से अपने अपमान का बदला लिया था। पर अचानक एक दिन राजेश के घर में आग लग गई। जो भी पैसे की राजेश ने सेठ से लिए थे वो सब उसी आग में जल गए। राजेश ने सारी बात अपने पिताजी को बताई हुई थी। राजेश के पिता ने राजेश से कहा, मैंने तुम्हें कहा था बेटा कि चोरी ठगी से कमाया हुआ धन हमारे पास ज्यादा समय तक टिकता नहीं है। फिर राजेश ने अपने पिता से कहा, आप ठीक कहते थे पिताजी, अगर मैं पैसे मेहनत से कमाऊंगा तभी हमारा गुजारा ठीक से होगा। मुझे समझ आ गया है कि हमें मेहनत की कमाई का ही खाना चाहिए, चोरी ठगी का काम नहीं करना चाहिए। जैसे पैसे आए थे वैसे ही चले गए। मैं आज से कसम खाता हूँ पिताजी, काम नहीं करूँगा, सिर्फ और सिर्फ अच्छे काम ही करूँगा। कभी भी जिंदगी में चोरी ठगी नहीं करूँगा।